नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सीमांचल, जी हां, कोसी तिरहुत में स्थिति महागठबंधन के लिए खराब हो रही है। क्या एनडीए बढ़त में दिखाई पड़ रही है? और दरअसल ऐसा हो रहा है तो इसकी वजह क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि सीमांचल में आरजेडी और कांग्रेस मजबूत दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी ये मजबूती जीत में तब्दील नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे में दिखाया जा रहा है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस बारे में बात कर रहे हैं, जमीन पर रहने वाले रिपोर्टर्स इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो क्या वाकई अगर ये परिस्थिति बन रही है तो महागठबंधन के लिए यह चिंता का सबब है। दरअसल समझने वाली बात यह है कि सीमांचल के कई ऐसे जिले हैं जहां पे मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है और तकरीबन 65 से 67% तक है। तो जहां पर मुसलमानों की आबादी इतनी है, वहां पर भी महागठबंधन अपनी लड़ाई में कमजोर पड़ रही है। और कमजोर पड़ रही है तो इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या महागठबंधन को जन स्वराज पार्टी, एआईएमआईएम बड़ा नुकसान पहुंचा रही है? ये समझना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आरजेडी के बारे में कई मुस्लिम नेता ये कहते रहे, खासतौर पर असुद्दीन ओवैसी ये कहते रहे कि मुसलमान समाज को आरजेडी टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद करे, क्योंकि जितनी आबादी मुसलमान समाज की है उसकी तुलना में उसको सीटें नहीं मिलती, और इस बात को मुसलमान इस बार आसानी से नहीं लेगा। उतना ही नहीं, जब डिप्टी सीएम की घोषणा की गई और कहा गया कि डिप्टी सीएम के लिए उम्मीदवार मुकेश सहनी होंगे, तब भी मुस्लिम समाज के तरफ से जोरदार रिएक्शन आया और यह कहा जाने लगा कि भाई 2.5% वाले को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया गया और 18% का समाज क्या सिर्फ दरी बिछाने का काम करेगा? इस तरह के स्टेटमेंट्स आने लगे, इस तरीके का कार्टून बनने लगा, मीम्स बनने लगे, बड़ी जोरदार चर्चा हुई। फिर इसको कवर अप करने के लिए कुछ नेताओं ने यह जरूर कहा कि हमारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, हम उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, हमें जीतने तो दीजिए। हमारा कहने का मतलब वही। तो बहरहाल दिलचस्प बात यह होती जा रही है कि चुनाव से पहले जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्या यह मान लिया जाए कि जन स्वराज पार्टी, क्या यह मान लिया जाए कि एआईएमआईएम महागठबंधन को ज्यादा नुकसान सीमांचल में पहुंचा रहा है? दरअसल हो क्या रहा है, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले आइए आपको सुनाते हैं असुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल तिरहुत में क्या हो रहा है, सीमांचल कोसी में क्या हो रहा है, किस तरह का गठबंधन बन रहा है, क्यों नुकसान होने की संभावना है और लड़ाई किस तरह कांटे की है, 2020 से 2025 की स्थिति कैसे अलग है, इन सारी बातों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि असुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं, फिर शुरू करेंगे चर्चा। रहा सवाल प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जितना दूर फेंकते हैं उतना कोई नहीं फेंकता है। इतना लंबा लंबा झूठ बोलते हैं, कोई नहीं। तू कौन होता हमारे इलाके में आने का? अरे ये इलाका तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं आता था, आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो रोक के दिखा। कोई कहता है कि सिक्योरिटी, अरे निकाल लो सिक्योरिटी। मौत का एक ही दिन है, एक ही वक्त है। ओवैसी दुनिया में आया, ओवैसी और हम तमाम दुनिया में आए तो हम एक ही वक्त मरेंगे, दो वक्त नहीं मरेंगे। बोल कब मारना, मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। तो आपने सुना असुद्दीन ओवैसी किस तरह की बात कर रहे हैं, और हमने आपको बताया कि असुद्दीन ओवैसी फैक्टर किस तरीके से सीमांचल में एक बड़ा प्रभाव रखता है। और दरअसल आपको पता भी है कि कैसे वो पिछली बार 5 सीट पर जीते थे। इस बार उनकी स्थिति क्या है, दबदबा किसका कायम होना है? क्योंकि आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि ठीक है, पहले फेज में 6 तारीख को चुनाव हो रहा है, पहले फेज का चुनाव, लेकिन दूसरे फेज का चुनाव कब होना है? 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। और इसी दौरान सीमांचल, अंग और तिरहुत की कुल 61 सीटों पर वोटिंग होगी। अब 61 सीटों पर वोटिंग होगी
और इन जगहों पर अगर हम सीमांचल की बात करें तो इसको कांग्रेस और आरजेडी का मजबूत किला कहा जाता है, मजबूत गढ़ कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी, तिरहुत में स्थिति क्या रहेगी, सेकेंड फेज की अगर हम बात करें और खास तौर पर सीमांचल, तिरहुत, इन सब जगह की बात करें, तो किस तरीके से 60 से ज्यादा सीटों पर स्थिति क्या रहने जा रही है, उस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कुछ मेहमान, जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जन स्वराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक अनवर चंपारनी साहब, आपका बहुत स्वागत है। हमारे मित्र अरुण यादव, प्रवक्ता आरजेडी, जुड़ रहे हैं। अरुण यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत बहुत है। बहुत और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। दरअसल सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा अरुण यादव जी के पास। अरुण यादव जी, जिस तरीके से पहले फेज के कई सीटों पर दिखाई पड़ रहा है कि जन स्वराज पार्टी एनडीए को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा रही, मैं आपको बता सकता हूं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं, तेगड़ा में ऐसा दिख रहा है, बेगूसराय के तेगड़ा में। अगर मैं आपको बताऊं, बरियारपुर में स्थिति एनडीए के लिए अच्छी नहीं है, जो जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। उसी तरीके से हसनपुर में स्थिति अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन अगर हम फेज 2 की बात करें, तो जो तिरहुत है, अंग है, सीमांचल है, वहां पर आपके लिए ये ज्यादा मुसीबत लाने जा रहे हैं, ये साफ दिखाई पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे अरुण यादव जी? देखिए पंकज भाई, आप को क्या दिखाई पड़ रहा है हमें नहीं मालूम, या फिर जो भी सर्वे है आप अपने रिपोर्टर के माध्यम से जो खबर लाए उसे हम कोई मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन हमारी जो सोर्स है, हमारे जो कार्यकर्ताओं के द्वारा जो फीडबैक है और हम जो देख पा रहे हैं, पूरे बिहार में महागठबंधन की सुनामी, जबरदस्त लहर है। तेजस्वी मय बिहार हो चुका है, मतलब तेजस्वी भव बिहार। 14 नवंबर का इंतजार है हम लोगों को, जिस दिन हमारे पक्ष में रिजल्ट आएगा, जनादेश आएगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मामूली मत से हम पीछे रह गए थे, 11,500 वोट से, नहीं तो हमारी सरकार बनती। इस बार कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, एक तरफा लड़ाई है। मतलब जनता बनाम नीतीश भाजपा सरकार। हमारी लड़ाई महागठबंधन की है, बेरोजगारी से, महंगाई से, पलायन से, भुखमरी से, अपराध से, भ्रष्टाचार से, इन सारे सवालों को लेकर बिहार की जनता गोलबंद है और वोट की चोट से एनडीए की सरकार को, नीतीश सरकार को हटाने जा रही है। पंकज जी, नहीं, पर आप हमें ये बता दीजिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या ये ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है कि जमीन पर आपके घटक दलों के बीच में बेहतर समन्वय का अभाव है और इसलिए स्थिति खराब होती हुई दिखाई पड़ रही है? अगर हम नहीं भागलपुर जिले के कहलगांव सीट का बात करें, तो रजनीश भारती और प्रवीण कुशवाहा, एक आरजेडी के हैं, दूसरे कांग्रेस के हैं। सुल्तानगंज की बात करें तो ललन कुमार यादव और आरजेडी के चंदन कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। जमुई जिले के सिकंदरा में आरजेडी के उदय नारायण चौधरी तो कांग्रेस के विनोद चौधरी लड़ रहे हैं। क्या इन सब सीटों पर जो आपसी खींचतान है, जैसे मैं देख रहा हूं कि एनडीए के बीच भी, घटक दलों के बीच जमीन पर बहुत समन्वय मुझे बहुत सारी सीटों पर दिखाई नहीं पड़ा, और ये समस्या आपके गठबंधन में भी दिखाई पड़ रहा है। क्या आपको नहीं नहीं लग नहीं रहा है कि बिल्कुल नहीं। गठबंधन के बीच बेहतर समन्वय आपकी परेशानी का सबब बन सकता है? अभी आप भले ही एक्सेप्ट ना करें, साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम सीमांचल, अंग, तिरहुत की बात करें, तो वहां पर आपके लिए मुसीबत का समय, मुसीबत का सबब एआईएमआईएम बन रहा है, जन स्वराज पार्टी बन रही है। कैसे देखते हैं अरुण जी आप? नहीं देखिए पंकज जी, आपने जिस भागलपुर की चर्चा की, जमुई की चर्चा की, ये तो अंग प्रदेश में ही आता है। और जी। आपको मैं बता दूं, मैं मुख्य रूप से अंग प्रदेश का ही हूँ। हमारा घर नवगछिया पड़ता है पंकज भाई।
और आप समझ सकते जी हैं नोगोछिया बीच सेंटर पर है और हम लोगों को सीमांचल की भी बखूबी वहाँ का जो जमीनी हकीकत है पता है, अंग प्रदेश का पता है। आप भी एक मजे हुए पत्रकार हैं, ठीक है, डिबेट में आपके स्रोत से जो भी जानकारियाँ प्राप्त हुई है उस पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को, तो अंग प्रदेश और सीमांचल हमारा सबसे कमजोर स्थिति रहा था वहाँ। हम अपने मन मुताबिक सीटें नहीं जीत पाए थे, जिसके कारण हम सरकार बनाने से पीछे रह गए थे। सीमांचल में भी देख लीजिए 24 सीटें हैं। चाहे अंग प्रदेश भागलपुर की बात करिए तो मात्र हम भागलपुर जिला में मुंगेर प्रमंडल में कहिए तो मात्र हम 3 ही सीट जीत पाए थे। तो अगर हर जगह देखेंगे इस बार किसी भी तरीके से आप मूल्यांकन करेंगे तो हर जगह महागठबंधन जो है लीड करते नजर आ रही है। अब पूर्णिया की बात कर लीजिए, पूर्णिया जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र है, मात्र हमें लगता है 1 सीट था महागठबंधन को। अब वहां देखिएगा तो सातों जगह 7 सीट पर हम फाइट करते नजर आ रहे हैं। अररिया में बेहतर स्थिति है, कटिहार में बेहतर स्थिति है, किशनगंज जिला की 4 सीट है, चारों पर बेहतर स्थिति है। तो आप कैसे कह सकते हैं? यही तो जबरदस्त सबसे पूरे बिहार में अगर हम अपने चश्मे से देखते हैं, हमारा जो स्रोत है, हम जो फीडबैक ले रहे हैं अपने साथियों से, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में आप जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, ग्रास रूट पर चलिए। इनका वर्चस्व है, नहीं गांव में, नहीं, खेत में, खलियान ये में। तो अरुण जी, जी ये तो अरुण जी हम जानते हैं बड़ी पार्टी है, लेकिन सवाल हम वही कर रहे हैं कि क्या आप बड़ी पार्टी बने रह सकेंगे, यही हम सवाल कर रहे हैं। नहीं और नहीं, वही यही तो हमारे यही साथ भूपेंद्र यादव जी पंकज भाई मैं 10 बीजेपी के सेकंड प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, हम उनका स्वागत पंकज भाई करते हैं। अरुण जी आ रहा हूं, पंकज भाई आपके 10 पास सेकंड बहुत समय है, मैं 10 आपको सेकंड पूरा 10 बोलने का सेकंड मौका नहीं दूंगा। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा 10 ठीक है, सेकंड बोलिए। में हम समाप्त करेंगे। जैसे आप इन इलाकों को लेके आपने कहा ना, तो ईमानदारी से हम निष्पक्ष भाव से, ये नहीं कि पार्टी की तरफ से बैठे हैं तो कुछ भी बोल देना है। हर जगह हम लीड करते नजर आ रहे हैं। अंग प्रदेश की बात करें, सीमांचल की बात करें, ऐसी स्थिति 2020 में हमारे पक्ष में वहां नहीं था। इस चुनाव में जिस तरह की स्थिति है बहुत पॉजिटिव है, एक तरफा है। ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, ग्राउंड जो हकीकत है पंकज जी। चलिए, आप ईमानदारी से कह रहे हैं और मुझे लगता है कई बार प्रवक्ता ईमानदार होता है, लेकिन हर समय ईमानदार हो ऐसा जरूरी नहीं है। और चुनाव से पहले प्रवक्ता ईमानदार हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी पार्टी को। चलिए, नहीं 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 नहीं, प्रवक्ता जन दिक्कत स्वराज भी हमारे साथ तारिक अनवर चंपारनी है। तारिक जी, आप तो बड़े खुश होंगे, आपके नेता को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहले फेज में आप कई सीटों पर मैं देख पा रहा हूं, मेरे पास जानकारी है, मैं ग्राउंड जीरो पर भी हूं और मुझे जानकारी मिल रही है कि आपके उम्मीदवार बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पहले फेज में आप बहुत सीटों पर एनडीए को मुश्किल में डाल रहे हैं। क्या दूसरे फेज में जो कहा जा रहा है, जहां आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत है, पर आप और ओवैसी जी दोनों मिलकर के नुकसान पहुंचा रहे हैं? जैसा हमने बताया कि कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर आबादी मुसलमानों की बड़ी अच्छी है, लेकिन वहां पर महागठबंधन कमजोर दिखाई पड़ता है। क्या आपको लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं या जीत में भी तब्दील करने जा रहे हैं? पंकज जी, आप तो बिहार में लगातार घूम रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं। और आपका जो अपना ऑब्जर्वेशन है, और वो तो है ही, हर पार्टी का अपना एक ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे अरुण भाई का अपना ऑब्जर्वेशन है, भूपेंद्र जी का अपना ऑब्जर्वेशन हो। लगता है चंपारनी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तारिक अनवर चंपारनी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है, नेटवर्क फेलियर है। हम सीधे प्रवक्ता बीजेपी जो भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं
भूपेन जी, मैं ये आपसे सवाल करना चाहूंगा कि ओवैसी और जन स्वराज आपको मदद पहुंचा रहा है दूसरे फेज में, खास तौर पर सीमांचल, अंग और ये आपका जो तिरहुत का इलाका है। वहीं पहले फेज में जन स्वराज पार्टी आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे देखते हैं आप? हाँ पंकज बाबू, सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपके श्रोता को, और हमारे भाई पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। मैं आपको जी बता दूं, आपका क्वेश्चन मैं सुना हूं। पंकज बाबू, आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, बोलिए बोलिए आवाज सर। जा रही? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ना तो मुझे जन स्वराज से हरासमेंट हो रही है, ना तो हमको वैसी चीज से हरासमेंट हो रही है, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बिहार प्रदेशों के लिए फंडिंग किया है और काम किया है कि डबल इंजन की सरकार जो है अपने आप में सेवा के माध्यम से और काम के माध्यम से जाने जाती है। बिहार की जो है ना एनडीए गठबंधन, पांचों पांडव हमारा पूरी तरह से इंटैक्ट, और सभी क्षेत्रों में बिहार का, चाहे अंग का प्रदेश हो और चाहे तो हमारा जो है ना मतलब साउथ बिहार का प्रदेश हो, क्षेत्र हो, ये सारे क्षेत्रों में हमारी मजबूती है और पूरे बिहार की सम्मानित जनता हमें विकास के नाम से जानती है, और विकास ही हमारा विश्वास है, और जिसका कारण है कि बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता मुझे बार बार मौका देकर चुनकर भेजती है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता के रूप में स्थापित है और एक बिहार का बहुत बड़े शिल्पकार भी है, क्योंकि 2005 के बाद धधकता हुआ बिहार से बिहार को निकाल करके हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी श्रद्धेय हमारे सुशील कुमार मोदी भूपेन जी जी, ने लाया था। भूपेन जी, भूपेन जी जी, भूपेन जी, क्या मैं आपसे पूछ जी सकता हूं, क्योंकि आप परेशान हैं, आपकी पार्टी परेशान है कुमरार में, पटना के कुमरार में, आपको चिंता है पटना सिटी का, और मैं जमीन पे घूम रहा हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर आपके घटक दलों के बीच में समन्वय का अभाव है। आप मुझे ऑन स्क्रीन गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोर्स करेक्शन कर सकते हैं तो कर लीजिए, ये इंफॉर्मेशन के तौर पे भी आप ले लीजिए। मैं आपको बता सकता हूं तेगड़ा में बिल्कुल समन्वय नहीं है। मैं अगर बेगूसराय की बात करूं, समस्तीपुर के मोरबा की बात करूं, समन्वय नहीं है। अगर मैं बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर की बात करूं, वहां पर जेडीयू लड़ाई में पीछे चल रही है, जो मुझे जमीन पर दिखाई पड़ा। बखरी में समन्वय नहीं है, साहेबपुर कमाल में समन्वय नहीं है। मैं सीट की बात कर रहा हूं। हाँ, आपके पास बड़े नेता हैं, आपके पास प्रधानमंत्री हैं, आपके पास मुख्यमंत्री हैं, आप कह सकते हैं वो लोग बेहतर डिलीवर करते हैं। आरजेडी वाले कहेंगे कोई काम नहीं किया, ये आप कह सकते हैं, वो खारिज करेंगे। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जिससे एनडीए भी मुझे परेशान दिखाई पड़ता है और महागठबंधन भी कई जगह पर परेशान दिखाई पड़ता है, सवाल यह है कि समन्वय का अभाव जमीन पर दिखाई पड़ता है। कई जगह पर एलजेपी के कार्यकर्ता दिखते नहीं। मैं आपको बता सकता हूं, कई जगह पर जेडीयू के नेता जो कि टिकट के उम्मीदवार हैं, वो चाहते हैं बीजेपी हार जाए, और वो अब खुल करके मदद करने लगे। मैं नाम भी बता सकता हूं। इसलिए ये जो गंभीर समस्या है, ये पता नहीं किसकी लुटिया डुबो देगा, ये तो पता नहीं। ऐसे में कौन आगे दिखेगा, क्योंकि ये चैलेंज सिर्फ एनडीए का ही नहीं है, ये चैलेंज महागठबंधन का ही है। मैं आपसे इसीलिए सवाल कर रहा हूं कि अगर ये चैलेंज आपके सामने है, पर मजबूत गढ़ जो कि सीमांचल, जहां कई सीट पर, कई जिले में, खासतौर पर अगर किशनगंज की बात करें तो 70% मुसलमानों की आबादी है, वहां अगर वोटों में सेंधमारी जनसुराज कर लेती है, एआईएमआईएम कर लेती है, तो आपके लिए हो जाएगा, आप तो जीत जाएंगे और ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है राजनीतिक परिवेश में पंकज बाबू, लाभ हानि जस अवजस और जन्म मृत्यु, ये सारी चीजें जो है ईश्वर के हाथ में होता है, और सम्मानित जनता ईश्वर के रूपी होते हैं। और रही बात हमारे जो है ना जन सुराज के भाई हैं, तो ठीक है, वो तो सही बात है कि कहीं लड़ेंगे तो हमें कहीं फायदा भी मिलेगा, और कभी जो है ना उनका गठबंधन का भी फायदा मिल सकता है, होता है, ये सब लड़ाई में तो चलता रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं पंकज बाबू कि मेरा जो है ना पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है। यदि जहां आपने गिनाया, जिन सीटों का नाम आपने गिनाया, आपकी बातों से मैं सहमत
आपत्ति रखता हूं, नो डाउट। आप क्योंकि डोर टू डोर जाते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, आप घूमते हैं, सब जगह का आउटपुट आपको बेहतर रूप से मिलता है। और हम लोगों को सही बात है कि हमारा भी वहां पर कार्यकर्ता सारे लोग काम कर रहे हैं। यदि आपने कहा टीवी स्क्रीन पर, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि इस चीज का बहुत जल्द हम लोग सुधार करके जितना जल्दी हो सके हम लोग इसको भरपाई करेंगे। और रही बात जीत का, तो मैं बता दूं पंकज बाबू कि हमारा एनडीए गठबंधन जो है ना एकदम पूरी तरह से तैयार है। जनता की सेवा के नाम से जानी जाती है। हम विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने के लिए हमारे पास हर कुछ है। हमारे पास विजन है, हमारे पास जो है ना ईमानदार नेताओं की कतार है। इनके जैसा जो है ना देश के लुटेरे लोग नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ इंडी गठबंधन में जब जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ये जो है ना क्राइम का जनक और इंटेलेक्चुअल क्राइम का महाजनक रहे हैं, जिसका जग जाहिर है मेरे भाई। और रही बात आदरणीय एलओपी राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी को बिहार की जनता सुनती उनती नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी 55 सालों से इस बिहार को जो है ना सिरिंज से खून खींच लिए। 35 साल इनकी शासन रही इस बिहार की धरती पर, इन्होंने क्या दिया? इनके रीजन में जो है ना जानते हैं 30 चीनी मिले में से जो है ना इन्हीं का किया हुआ 22 चीनी नहीं, मिल जो ठीक है है, ना कांग्रेस ठीक ने बंद करा दिया। और बाकी जो ठीक है। चीनी मिले थे वो जो है ना राजद के मुखिया हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने नहीं, बंद कर दिया। तो नहीं, पूरे बिहार चलिए। की आम आवाम सम्मानित जनता पंकज बाबू जान गई कि हमें विकसित बिहार चाहिए, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश नहीं, का पर एक एक चिराग सवाल का उठता है बेटा ना, विकसित बिहार बनाने के बिहार का लिए जो है विकसित बनाने के लिए वो तैयार बैठा आ- हुआ है। देखिए, जी आप विकसित पंकज बाबू। बिहार बनाने के लिए आप बेहतर विकल्प अपने को कह सकते हैं और कई लोग इस बात को मानते भी हैं, लेकिन क्या 20 साल कम होता है किसी प्रदेश को विकसित करने के लिए? ये सवाल भी आप पे उठता है और ये उठता रहेगा। बहरहाल तारिक अनवर चंपारनी हमारे साथ हैं। तारिक प्लीज अनवर 1 मिनट इसका चंपारनी जवाब दे आपकी दूं पार्टी पंकज के बाबू। सुप्रीमो। जी, मैं आ रहा हूं आपके पंकज पास। बाबू तारिक अनवर चंपारनी, बड़ा सीधा सा सवाल है। पहले फेज में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरे फेज में आप महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर यह बता दीजिए कि सीमांचल में क्या ओवैसी जी के साथ भी आपकी सांठगांठ है क्या? जरा ये भी बता दीजिए, कुछ है क्या इस तरह का? कहा यह जा रहा है कि आप दोनों दोस्त हो गए। ऐसा है पंकज भाई कि कम से कम आपने ये स्वीकार तो किया कि फर्स्ट फेज में हम किसी एक गठबंधन को नुकसान कर रहे हैं और दूसरे फेज में किसी और गठबंधन को नुकसान कर रहे हैं, यानी मिला जुलाकर यह बात साबित हो गई कि हम दोनों गठबंधन को काट रहे हैं और हम एक विकल्प के तौर पर उभरे हैं। ये एक बात साबित हो गई। जहां तक रहा सवाल सीमांचल के इलाके का, तो जिस सीमांचल में आप एआईएमएम से गठबंधन की बात यानी आंतरिक गठबंधन की बात कर रहे या भाईचारे की बात कर रहे, ये कहीं से भी साबित नहीं है। साबित इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस कोचाधामन सीट पर आप देखेंगे वहां पर एमआईएम ने कैंडिडेट उतारा है, वहां पर हमारा कैंडिडेट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वकील अबू अफान फारूकी है। आप उनके कैंपेन को जाकर देखिए, जबरदस्त बोलते हैं, लोगों से किस तरह से कनेक्ट करते हैं, उनका अपना उनकी अपनी बड़ी पहचान रही है। तो वैसे लोग हमारे कैंडिडेट है। अररिया सीट पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो हमारे एक महिला कैंडिडेट है, डॉक्टरेट है, वो पीएचडी हुई है, तो मुझे सब अच्छे मुझे कैंडिडेट है हमारे। और हम पीसीआर, आप इनका ऑडियो ले लीजिए, ये बैड नेटवर्क में है, इनकी आवाज बहुत साफ तरीके से नहीं आ पा रही है और जो को पैनलिस्ट हैं उनको भी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही हो। तारिक अनवर, मैं आऊंगा, लेकिन आपकी बात मैं समझ गया। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सहरसा में घूम रहा था और वहां पर यह बड़ी चर्चा थी कि आप जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार किशोर कुमार मुन्ना के पक्ष में असुद्दीन ओवैसी प्रचार के लिए आने वाले हैं। वैसे गए नहीं है, लेकिन ये चर्चा बड़ी चल रही थी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहीं कुछ इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है क्या असुद्दीन ओवैसी और जनसुराज पार्टी की? देखिए पंकज जी, आपने सिर्फ और सिर्फ अंग प्रदेश सीमांचल तिरहुत को लेके डिबेट आपने बुलाई है और 61 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर 2020 का रिजल्ट देखेंगे तो एनडीए यहाँ से 41 सीट जीती थी और महागठबंधन 14 सीट। और फर्स्ट राउंड में भी हमने कहा यही एक इलाका था जहां हम बेहतर नहीं कर पाए थे 2020 में,
जिसके कारण तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते बनते रुक गए। और इस बार जो है ये इलाका जो है बिल्कुल हमारे साथ है, वहां लहर चल रही है। हमें लगता है कि हल्की होगी ये बातें कहना, 61 में 50 प्लस हम सीट जीतने जा रहे हैं। सीमांचल हो, अंग प्रदेश हो, तिहरुत हो, ये इलाका, ये हमारा जो आंतरिक हमारा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो हमें फीडबैक मिला है, इसलिए कहीं कोई नहीं है, हम क्या किसके बारे में बोलूं। और स्पष्ट जनता ने निर्णय ले लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव जी को बिहार की कमान देना है, बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। चूंकि 2 दशक से बिहार की जनता इस खटहरी सरकार को झेलते झेलते थक चुकी है। क्योंकि बिहार में अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, गरीबी चरम पर है, भुखमरी चरम पर है, पलायन चरम पर है। और लेकिन बिहार में खास करके उस इलाके की बात करेंगे अरुण जी। जी, जी। अरुण जी, जी। अरुण जी, आप जितनी भी बात जी। कहें मैं उसको काट नहीं रहा हूं, खारिज नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये लोग जैसे ही 2005 से पहले की कहानी बताने लगते हैं, याद दिलाते हैं कि आपके नेता मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं। 2020 इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको नहीं लगता कि 2005 से पहले की स्थिति का नैरेटिव इतना मजबूत हो गया है कि आपको सत्ता तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है? आप कुछ भी कह लें, आप नहीं जितनी बात कह लें नहीं एनडीए को नहीं, लेकर, लेकिन देखिए देखिए 2005 लालू प्रसाद का जंगल राज, ये ऐसा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है जो आपके खिलाफ हमेशा प्ले करता है और आप सत्ता में आने से वंचित रह जाते हैं। नहीं, देखिए पंकज जी, आपका कहना बिल्कुल जायज है। अगर देखेंगे एनडीए के लोग हर चुनाव में, चाहे आप 95 की बात कर लें, 2000 की बात कर लें, चाहे 2005 की बात कर लें, 10 की बात कर लें, 2020 का चुनाव की बात कर लें, या लोकसभा की बात कर लें, इन लोगों के पास कुछ नहीं है। यही रटा रटाया मन ग्रंथ निरेटिव ये है जो सेट किए हैं। लेकिन पंकज जी, आप देखेंगे यह निरेटिव जो है एनडीए का 2020 में ही ध्वस्त हो गया है। क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी, इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। अब बिहार की जनता सजग हो चुकी है, सारे बात को समझती है। क्योंकि 20 साल यहाँ नहीं होता है, एक ही कैसेट आप बजाएंगे तो लोग कितना सुनेंगे, वो भी मन ग्रंथ बातें। इसलिए अब बिहार की जनता इनके भर्म जाल में फंसने वाली नहीं है। इसीलिए तो नहीं नहीं नहीं, 2020 में पर ये इतना अरुण जी, भारी अरुण जी, जो अरुण है। जी, जी। अरुण जी, अरुण जी। जी, आप कहते हैं वो जी। धर्म की राजनीति करते हैं, आपको लेकर के कहा जाता है आप जाति की राजनीति करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सीमांचल के इलाके में जैसे ही ये मामला पहुंचता है, वहां लोग हिंदू हो जाते हैं, क्योंकि मुसलमान की संख्या बहुत जगह बहुत ज्यादा है और इसलिए नहीं हिंदू नहीं, देखिए मुस्लिम की लड़ाई पंकज हो जी। जाती है। मुसलमानों की संख्या अच्छी होने के बावजूद एनडीए की जीत हो जाती है और रिकॉर्ड भी नहीं बता नहीं रहा नहीं है। नहीं अगर आप जिस सर्वे नहीं की नहीं, ठीक। चर्चा कर रहे हैं कि कुछ सर्वे में जी। ऐसा आ रहा है, तो उसमें भी यही बात बताया जा रहा है कि दरअसल एनडीए 122 सीटों में 66 सीटें 2020 में जीता था और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 77 से 82 सीटों पर आगे है। ये आपके लिए नहीं चिंता नहीं, का देखिए सबब है? पंकज जी, बिल्कुल पंकज जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अब बिहार में किसी भी दल का भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दा नहीं चलने वाला है। अब मुद्दे की बात जो करेगा, जनता का जो ज्वलंत सवाल है उसकी बात जो करेगा, उसके साथ जनता तैयार बैठी है, उसके साथ रहेगी। तेजस्वी यादव जी मुद्दे की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता अब इधर उधर की बात सुनने को तैयार नहीं है। अब नहीं, पर बिहार में मंदिर आप मुद्दे मस्जिद की बात की कह बात रहे हैं, होने आप वाली नहीं है। जी। मुद्दे की बात आप कर रहे हैं। देखिए, मुद्दे की बात आप कर रहे हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन ये बताइए कि जो बात आप कहते थे आबादी के हिसाब से हम सीट देंगे, वो नहीं दे पा रहे हैं। क्या आपको लगता है सीमांचल में मुसलमानों की नाराजगी
इस वजह से भी है। और मैं भूपेंद्र यादव जी से भी पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस कहती थी जिसकी ये जितनी संख्या बारी पंकज उसकी जी, उतनी हिस्सेदारी, कहीं ना कहीं मुसलमान इस बात से नाराज है कि आपने डिप्टी सीएम उम्मीदवार के तौर पर उनकी घोषणा नहीं की, और जो सीमांचल में मुसलमान आपके पीछे खड़ा होगा ये आपको उम्मीद है। पर जो आकलन बता रहा है, सर्वे बता रहा है, वो ये बता रहा है कि मुसलमानों को अब विकल्प की तलाश है, और विकल्प के रूप में जन स्वराज, AIMIM भी है, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। मैं ये सवाल भूपेंद्र यादव जी से पूछना चाह रहा हूं कि क्या जी आप बेहतर कर पा रहे हैं दूसरे की कमजोरी की वजह से? भूपेंद्र यादव जी, आप बेहतर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आपने कुछ बेहतर किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बता दूं पंकज बाबू कि ये लोग जी जो है ना 65 साल कांग्रेस इस प्रदेश पर, 55 साल जो है देश के ऊपर राज किया और 35 साल बिहार के ऊपर राज किया। तो उस दौरान इन्होंने क्या किया कि शेख, सैयद और पठान जिसकी संख्या कुल मिलाकर के जानते हैं 8 से 9% है, और वैसे 8 से 9% लोगों को इन्होंने विधायक का जो है ना टिकट दे दिया, और बाकी 90% जो पसमानदा समाज थे वो जो है ना यह तबका, बहुत भारी तबका वंचित रहा, जिसके कारण है कि पूरे प्रदेशों के अंदर में हमारे जदूवंश भाई तो ठगा ठगा लालू जी से महसूस करबे किए, मुसलमान भाई और जो है लालू जी और इंडी गठबंधन के कांग्रेस से भी मतलब ठगा ठगा महसूस किए। जदूवंश के 960 करोड़ का चारा खा गए रे भाई, तो जदूवंश को भी ठग लिए। और रेलवे के अंदर में 200 साल का हमारा पूरे मतलब हमारे जितने भी देश की संपत्ति थी रेलवे के अंदर में जो है ना रेलवे का कबाड़ बेच करके इन्होंने पूरा लूट किया। लूट करके जो है रेलवे में होटल देने के बहाने जो है ना सुजाता के होटल के मालिक से इन्होंने क्या किया कि 7.5 बीघा जमीन लिया सगुना मोड़ के जो है ना गोला रोड पर, प्राइम लोकेशन में बेली रोड पर, और उसमें 11,000 करोड़ का मॉल खोलने का काम किया। उसके बाद जॉब फॉर लैंड काम किया। तो देखिए ये भ्रष्टाचार और मतलब क्राइम का जनक माने जाते हैं। तो इन लोगों से जो है ना बिहार की जनता उम्मीद नहीं करेगी। ये जो गुड गुड बात कर रहे हैं राजद के भाई और जो है ना इधर आज के भाई, गुड गुड बातें जो है ना बिहार की जनता, सम्मानित जनता समझती है। ये लोग मुटकटवा साबित होगा, देखिएगा पंकज जी। ये लोग बिहार की धरती पर जो है ना सत्ता में ये लोग कभी नहीं आने जा रहा है। बिहार की सम्मानित जनता को मालूम हो गया है कि कांग्रेस ने भाई हम लोग को पूरा जो है मुसलमान भाइयों को पूरा उपेक्षित किया, वोट लेकर के हम लोगों का नहीं स्थिति इधर नहीं, उधर रहने मैं दिया। चलिए चलिए तो हम चल लोगों ने क्या चलिए किया, पर भूपेंद्र जी हम अगर आप लोगों ने क्राइम की बात पंकज करेंगे जी तो मैं कई सारे बता दूं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले लोग तो आपके साथ भी हैं, इस बात से पंकज जी कैसे इनकार आवाज कर सकते हैं? आपने देखा आनंद सिंह के ऊपर केस हुआ और आप ही की सरकार ने गिरफ्तार किया। तो ऐसा तो है नहीं कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग आपके साथ नहीं है। अपराध पर बोलना, परिवारवाद पर आप बोलेंगे, ये दोनों मुद्दे आपके लिए ऐसे हैं कि जनता इसको बर्दाश्त करेगी, समझेगी आप सही बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। कई सारे आंकड़े ऐसे हैं जो आपके फेवर में नहीं है। अगर बाहुबली उधर है तो आपके तरफ भी, और अगर अपराधी उधर है तो आपके तरफ भी है, क्योंकि आपको भी जहां लगता है कि इसकी वजह से हम सीट जीत सकते हैं, आप उनको टिकट दे रहे हैं। कई पार्टी के लोग आपके साथ ऐसे हैं जिनके पुत्र को, बहू को, नहीं समधी को, एक ही परिवार के 3-3 लोग चुनाव देखिए लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद भी आपका बिहार में बहुत मजबूत दिखाई पड़ेगा, ऐसा मुझे जमीन पर दिखा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल किया है इस पर। आपके सपोर्टर भी कहते हैं कि भाजपा अपने अपने को लेके बोल ले, लेकिन घटक दल तो उसके भाजपा के साथ ऐसे ही है। और जहां तक सवाल है बाहुबली का, तो बाहुबली को भी ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। पंकज जी, चंपारनी जी, मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं, आपको नहीं लगता कि जी ये जी, दोनों दल इससे अछूते नहीं है? ऐसा है देखिए पंकज जी पंकज भाई की मैं ये बिहार का विकास मॉडल ऐसा है कि किया था लाइट आपका। कट गई है और नेटवर्क भी नहीं मिल पा रहा है। खैर, ये जो आपने सवाल किया है और बहुत रिसेंट एग्जांपल है हमारे पास, जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र है, तो हमारे पास एग्जांपल है। किसी जमाने में मोकामा को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर
अलग अलग तरह के काम होते थे, यहाँ से सीप के जरिए माल की ढुलाई होती थी, विदेशों में यहाँ से जाया करता था। आज क्या स्थिति है कि एक तरफ अगर जनता दल यूनाइटेड ने, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने वहां से अनंत सिंह को अगर कैंडिडेट बना दिया है, तो दूसरी तरफ आप देखिए सूरजभान सिंह को आरजेडी ने कैंडिडेट बना दिया, वहां पर उनकी पत्नी को। तो बाहुबलियों के सामने बाहुबलियों को खड़ा करके ये लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। और ये लोग अगर जब क्राइम पर बात करते हैं, ये लोग जब भू माफिया पर बात करते हैं, ये लोग जब बालू माफिया पर बात करते हैं, तो कहीं से भी सोफा नहीं देता, वो आरजेडी हो या जनता दल यूनाइटेड हो। आप इन दोनों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अनंत सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, हुलास पांडे हो या धूमन सिंह हो या इस तरह के जितने भी दर्जनों नाम है दोनों के पास, तो इन लोगों का तो काम ही है बाहुबल को प्रोत्साहित करना, बाहुबल के लोगों को पालना और उन्हें सत्ता के चौखट पर पहुंचाकर सदन में भेजना। चंपारनी जी एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा। आपके उम्मीदवार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, पीयूष प्रियदर्शी की बात करूं, अगर उनका नाम मैं सही ले पा रहा हूं। दरअसल वो जिनके साथ चल रहे थे वो भी दिवंगत हो गए, उनका भी रिकॉर्ड कोई साधु वाला रिकॉर्ड नहीं था। तो पहली बार आप चुनाव में उतरे और पहली बार ही आप ऐसे लोगों की मदद लेने लगे, तो आप व्यवस्था परिवर्तन वैसे लोगों के साथ करेंगे क्या? मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि दिवंगत हो चुके हैं। दरअसल पहली बार चुनाव में आपने भी जिसका साथ लिया वो बेहतर मैसेज नहीं देता है। तो यही वजह है कि जन सुराज ने डिसऑन कर दिया कि वो हमारे औपचारिक सदस्य नहीं है। चंपारनी जी, ये बात आप जान लीजिए। आपको मैं भी बता देता हूँ कि जिस तरीके से, सुन लीजिए, जिस तरीके से जमीन पर उतर के जाति की राजनीति का गंदा नमूना पेश कर रहे हैं आपके उम्मीदवार, मुझे लगता है कि कल आने वाले समय में आपको खुद को डिफेंड करना आपकी पार्टी के लिए भी मुझे नहीं लगता कि आप बेहतर तरीके से डिफेंड कर पाएंगे। ये शुरुआत है पर सिग्नल बहुत गलत है, मैं आपको भी बता दूं। पंकज भाई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जिस मुकामा में अनंत सिंह या सूरजभान सिंह दोनों लड़ रहे थे, वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ग्रेजुएट लड़का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से पढ़ा हुआ एक लड़का, 30 साल का नौजवान लड़का अगर चुनाव लड़ने जाता है तो उसको आप अगर जातीय खाने में डालते हैं तो ये आपकी समझ हो सकती है। नहीं, हम नहीं डालते हैं। उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए, उनका देखिए, मैं पूरा कर लूं पंकज भाई, मैं पूरा कर लूं, मैं पूरा कर लूं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, पूरा कर लूं। और जहां तक रहा दुलार चंद यादव जी की बात, तो ये बात तो सच है कि दुलार चंद यादव जी हमारे पार्टी के सदस्य नहीं थे, आधिकारिक तौर पर नेता नहीं थे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने जाता है किसी भी क्षेत्र में तो उनको समर्थन करने वाले हजारों लोग होते हैं। हजारों लोग में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। क्या हमने जो उम्मीदवार दिया उसका बैकग्राउंड बाहुबल वाला था? क्या वो अपराधी था? ऐसा तो नहीं है। कल होकर हम चुनाव लड़ने जाए तो हो सकता है कि पहले से वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो आरजेडी गठबंधन के लोग हैं आपने बोल लिया चंपारनी जी, आपने बोल लिया। यही तो राजनीति की समस्या है कि दरअसल पहले भी जिन पार्टियों में आप बाहुबली उम्मीदवार हैं, पहले भी ये लोग बाहुबलियों का सहारा लेते थे। पहले होता क्या था कि अपराधी का राजनीतिकरण नहीं हुआ था, राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अब अपराधी का राजनीतिकरण भी हो गया, राजनीति का अपराधीकरण भी हो गया। इस बात को समझिए। दरअसल हम वैसे लोगों को, अगर आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो हम वैसे लोगों की मदद से वोट मांगने क्यों जाएंगे जिसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। आप कहते हैं ना, हमको जीत और हार से मतलब नहीं है, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए, हम जीतने और हारने नहीं आए। ये आपके डायलॉग से। और मैं आपको ये बता सकता हूं, जहां आप बेहतर कर रहे हैं, आपने अच्छे उम्मीदवार को टिकट दिया है, मैंने कई बार अपने चैट में, अपने शो में तारीफ भी की है। लेकिन आप वहां, अगर हम मोकामा की बात करें, तो आपके उम्मीदवार भी उसी रंग में रंगते हुए दिखाई पड़े हैं जिसका आरोप हम जिस तरह का आरोप हम अन्य उम्मीदवारों के साथ लगा सकते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और मैंने जमीन पर देखा है। पंकज जी एकदम से नहीं। क्या हमारा उम्मीदवार 47 लेकर पकड़ा गया? क्या हमारे उम्मीदवार ने किसी की राजनीतिक हत्या की थी? क्या हमारे उम्मीदवार के ऊपर पहले से किसी तरीके का आपराधिक मामला दर्ज है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर उम्मीदवार हमारा नीट एंड क्लीन है, हमारे उम्मीदवार पर किसी भी तरह का इस तरह का मामला नहीं है। लेकिन
आप समाज के बीच जाते हैं तो समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, आपको समर्थन सहयोग करते हैं। हो सकता है कि एक दुलार चंद्र जी के ऊपर दर्जनों मामले रहे हो, लेकिन हमारे कैंडिडेट को मदद करने वाले तो हजारों लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह का मामला नहीं है। वहां पर जो महिलाएं थी, क्या उनके ऊपर आरोप है? वहां पर जो और भी नौजवान लड़के खड़े थे, क्या वो भी बाहुबल थे? ऐसा नहीं है। एक दुलार चंद्र जी को आधार बनाकर हमारे पार्टी के कैंडिडेट को डिसोन नहीं कर सकते। मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर आप, मुझे लगता है इस बात को हम ज्यादा नहीं घसीटें, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, और मुझे लगता है आप इस बात को भले ही ऑन कैमरा एक्सेप्ट ना करें, पर मैं कहना चाहूंगा कि आपकी पार्टी नहीं है, ये लोग बाहुबलियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, तो आपके उम्मीदवार भी बाहुबली का समर्थन ले रहे थे। अभी आपकी पार्टी नहीं है, जैसे इनकी भी पार्टी नहीं थी तो बहुत सारे आदर्शों का पालन कर रहे थे, लेकिन जब वक्त गुजरा तो इन्होंने भी अपने रास्ते बदल लिए, और वो कहते हैं ना, मॉर्निंग शोज द डे। अगर आप इसी तरीके से समर्थन लेते रहेंगे, क्या इन लोगों ने तो पार्टी बनाते ही बाहुबलियों और अपराध, ये बाकी जो पार्टियां हैं, ये लोग तो पार्टी बनाते ही, राष्ट्रीय जनता दल तो पार्टी बनाते ही अपराधियों और बाहुबलियों को टिकट देना शुरू कर दिया था। तो इनकी तो बुनियादी वहीं से पड़ी है। हमारी जो बुनियाद है, हम उस बुनियाद पर, उस मूल्यों पर राष्ट्रीय दल, आप देखिए, नहीं, राष्ट्रीय जनता दल तो जनता दल से निकला था ना चंपारनी जी, ऐसी बात नहीं है। शुरू में एक से एक नेता उस पार्टी में बनी है, मैं तब से बात कर रहा हूँ। पहले क्या था मुझे नहीं पता, जब से बनी है राष्ट्रीय जनता दल, मैं तब से मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है अरुण जी आपका जवाब देंगे। अरुण जी, बड़ा गंभीर आरोप है, बड़ा गंभीर आरोप, बहुत गंभीर आरोप जनसुराज पार्टी लगा रही है कि आपने पार्टी बनाई नहीं और अपराधी को नेता बनाना शुरू कर दिया। देखिए, ये कुछ भी लगाए, कुछ भी बोले, सबसे पहले जनसुराज को तो हम नोटिस लेते ही नहीं, न तो हमारे नेता लेते हैं, न तो हमारी पार्टी नहीं, ये मत करिए, ये मत करिए, बहुत भीड़ आ रही है बहुत जगह। अरुण जी बहुत जगह आपको फायदा पहुंचा रहे हैं ये। प्लीज 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 सुन लीजिए ना। अच्छा अरुण जी, नोटिस ले ना ले, बिहार की जनता तो नोटिस ले रही है ना। आपके नोटिस लेने ना लेने के लिए जनसुराज थोड़ी बैठा हुआ है, बिहार की जनता नोटिस ले रही है, इसलिए जनसुराज है यहाँ। मैं शुभकामना देता हूँ। 14 के बाद हम लोग फिर मिलेंगे कभी न कभी पंकज जी। बिल्कुल अरुण भाई, बिल्कुल मिलेंगे, कर लेंगे। उसके बाद पूरा नोटिस लेंगे। 14 के बाद पंकज जी भी रहेंगे ही। अभी हमारे भूपेंद्र जी बोल रहे थे, हम तो ये सोच रहे हैं कि 14 के बाद अगर वैसी स्थिति बनी तो आप कहना शुरू करेंगे कि प्रशांत जी से हमारे रिश्ते अच्छे रहे थे, लालू जी 2015 में कैसे उन्होंने, ये भी दिन देखना पड़ सकता। राजनीति में हमने देखा है ऐसा बहुत सारा। देखिए पंकज जी क्यों उगलवाना चाहते हैं, जवाब तो देना शुरू करूंगा तो फिर। लेकिन हमारे भाजपा के प्रवक्ता भी करप्शन के ढेर सारे आरोप हमारे पार्टी पर, हमारे नेताओं पर लगाए। शायद ये भूल गए कि 2 दशक के अंदर सृजन घोटाला 3300 करोड़ का हुआ, और इसी सृजन घोटाले में बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम भी आया, और अब इस दुनिया में नहीं है। श्रद्धेय सुशील मोदी जी की बहन का भी नाम आया, और इनके नेता नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार जी को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहने का काम किया। और यही नहीं बल्कि 33 घोटाला का भी आरोप लगाया। जलनल घोटाला से लेकर बांध घोटाला, सृजन घोटाला की बात करिए, चाहे आप पेपर लीक घोटाला की करिए, बांध घोटाला की करिए, कोक घोटाला की बात करिए, सैकड़ों घोटाला हुए इनके शासनकाल में। और पिछले दिनों 81,000 करोड़ का कैग ने घोटाला उजागर किया। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में जितने भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं, सारे मंत्री पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। तो ये भ्रष्टाचार पर अरुण जी 2 लाइन में जवाब चाहूंगा, पंकज जी 2 लाइन में जवाब चाहूंगा। नहीं, ये वो ठीक है, वो आपने अपनी बात रख दी, अपने 2 लाइन में आप ही से जवाब पूछ रहा हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि वीआईपी को भी आपने साथ कर लिया, पर उसका पूरा वोट मिथिलांचल में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, ऐसा है क्या? और साथ ही साथ कई सारे सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि महिलाओं के अकाउंट में 10,000 सीधा जाना
आपको नुकसान पहुंचा रहा है और यही वजह है देखिए कि सेकंड फेज में बड़ा नुकसान हो रहा है आपको। नहीं, देखिए पंकज जी, आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरी आबादी महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद हो चुकी है। क्योंकि पढ़ाई, लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई चंपारनी वाली चंपारनी जी सरकार हंस अब रहे हैं, उनको चंपारनी चाहिए। जी हंस रहे हैं आपकी इसलिए बातों पे। कहीं अरे वो तो हँसेंगे, हँसने के सिवा उनके पास कुछ है भी नहीं। अभी भी और बाद में भी ना नहीं, ना, है ना? ये तो अरुण भाई पिछले बार भी यही नारा था, पिछले बार पंकज भी जी, यही नारा था आपका। पंकज जी और एक इस मिनट, ना पंकज जी एक मिनट, पंकज जी अभी परिवारवाद पर भी बोल रहे थे हमारे भाजपा के साथी। देश के प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं, केंद्र में अगर उनकी सरकार बनी हुई है तो परिवारवादी पार्टियों के सहारे ही, परिवारवादी पार्टी अलग हो जाए तो चलिए ये सरकार गिर जाएगी, गिर जाएगी। चलिए तो चलिए लेकिन ये लोग प्रवचन देते हैं लंबा चौड़ा, भूपेन जी लेकिन मुद्दों नहीं, की ठीक है। बात करते भूपेन जी नहीं है। भूपेन जी आप जी कह जी रहे जी हैं जी कि हम लोग बहुत जी कॉन्फिडेंट हैं, उसमें ऐसा आपको लग रहा है कि 10,000 जो महिलाओं के अकाउंट में गया है वो आपको सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने जा रहा है और साथ ही साथ महागठबंधन की कई सीटें जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं उसका भी फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि भले ही वो संख्या में 3 हो, 5 हो, 9 हो, 11 हो, पर उसका रिपल इफेक्ट होता है। आपका भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है जमीन पर, वो हमने बता दिया, लेकिन वहां साफ-साफ तौर पर एक दूसरे के सामने है। क्या आपको लग रहा है कि ये भी वजह है, जैसे मैं गौरा बौराम की बात करूं, आधिकारिक तौर पर मुकेश सहनी के भाई उम्मीदवार हैं, लेकिन अफजल अली खां कह रहे हैं मैं भी उम्मीदवार हूं, मैं आरजेडी का उम्मीदवार हूं। ऐसे में मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि इस तरह की लड़ाई से आपको फायदा हो जा रहा है और नरकटियागंज भी है, आपस में जो नरकटियागंज भी है, कोऑर्डिनेशन का अभाव नरकटियागंज। है उसका नुकसान हो रहा है। देखिए मैं पंकज जी मैं बता दूं आपको स्पष्ट रूप में कि हमारा पूरे इंडिया गठबंधन पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है और हम लोग 243 सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और इंडी गठबंधन की तरह हम लोग जो है ना 252 पर नहीं लड़ रहे हैं। ये इनका दिखाता है असंगठित और इससे इनका तो विदाई तय है, ये तो आ ही नहीं रहे, कहीं जमीने पर नहीं है। अब रही बात है हमारे जो है ना ये भाई बोल रहे हैं सो जन स्वराज का, ये जो है ना गुड बात कर रहे हैं आपके टीवी चैनल पर कि हमारे प्रशांत किशोर जी साफ सुथरा है, बाहुबली को मदद नहीं करते। अरे भाई ये गया के पंडा है, ये कांग्रेस शासित प्रदेश से जो है ना दारू बेचने वाला तो कंपनी से चंदा राजनीति में लेते हैं, पंडागिरी करने ये भी तो नहीं ठेकेदार आया से ना, चंदा लेते हैं, राजनीति में ये पंडागिरी रसदारी करने लेते थोड़ी हैं। आया अरे है। मेरी बात चलिए सुनिए, चलिए अब बीच में मत चलिए बोलिए, मुझे मुझे मेरी बात सुनिए। मुझे लगता नहीं है पंकज चलिए बाबू मेरी मुझे बात होने लगता दीजिए है पूरा 2 मिनट प्लीज। एक मिनट जल्दी खत्म करिए। तो पंकज बाबू ये लोग जो है ना बताइए, इनका 420 के आरोपी हैं। प्रशांत किशोर जी जो है ना पटना का कहानी एक जेल भिजवा दे जो रहे है ना हैं, जेल इनका भिजवा दीजिए। 420 का अरे इनके राज्य से ऊपर जो लेकर है आरोप है 420 का जो हाई कोर्ट में है। और रही बात हमारे लालू प्रसाद जी का, ये जो गुड बात कर रहे हैं राजद के भाई, तो ये तो अपने जो है जंगल राज के महानायक, लूट का इंटेलेक्चुअल क्राइम का महानायक देख जंगल लीजिए। राज तो हमारा आज है जदूगंज का भैया, 960 करोड़ रुपया एनसीआरबी गौवंश का चारा खा रिपोर्ट गए। तो देख ये जो लीजिए, है ना होटल के बदले सगुना मोटर 2023 का 9,000 ठीक है, करोड़ का आंकड़ा जमीन बता लिया जो रहा है है डोनेशन के रूप में, ऐसी और उस पर ऐसी ऐसी बातें ऐसी बातें ऐसी बातें अभी आप लोग और भी ज्यादा करेंगे, पर बड़ा सवाल ये है कि ओवैसी और प्रशांत किशोर किसको ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। पहले फेज में क्या एनडीए को नुकसान कर रहे हैं और दूसरे फेज में महागठबंधन को नुकसान कर रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में फाइनली 243 सीट पर किसको फायदा मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं पहले फेज में 31 सीटों पर जन स्वराज पूरे तरीके से लड़ाई में है। बहरहाल बिहार की बात में तारिक अनवर चंपारनी, अरुण यादव जी और भूपेंद्र यादव जी शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।